डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अग्रवाल ट्यूटोरियल क्लासेस। आज ये हमारा लेक्चर 3 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि मांग के नियम में या फिर मांग की अवधारणा के अंदर बाजार मांग फलन यानी कि वो निर्धारक तत्व देखेंगे जिसकी वजह से बाजार की मांग प्रभावित होती है, यानी कि इसके विभिन्न निर्धारक तत्व किस प्रकार संबंधित हैं और यह किस वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध प्रकट करता है। यहाँ तक हमने देखा था हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर इनको हमने देख लिया था। सबसे पहले जो हमारा था वो हमारा था व्यक्तिगत वस्तु की स्वयं की कीमत, दूसरा हमारा था संबंधित वस्तु की कीमत, तीसरा था हमारा उपभोक्ता की आय, चौथा हमारा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस और पांचवा हमारा था एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडिविजुअल। आज हमें देखना है इसके अंदर अगर हम दो फैक्टर और जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बाजार मांग फलन। ये दोनों फैक्टर आपके कौन से रहेंगे वो आज हमें यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले हमारा रहता है जनसंख्या का आकार, यानी कि पॉपुलेशन साइज। किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है, यानी कि अगर किसी एक विशेष वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति अगर उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। जैसे कि इसने एग्जाम्पल ले रखा है कि क्रेताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण भारत में कारों की मांग में अधिक वृद्धि हुई है। तो पॉपुलेशन साइज भी हमारी डिमांड को प्रभावित करता है, यानी कि बाजार मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर वो हमारा रहेगा आय का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसकी वजह से भी हमारी बाजार मांग प्रभावित होती है। वो हमें देखना है कि बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो फैमिलीज़ है वो मेनली हमारी 3 फैमिलीज़ के अंदर बांटी जाती है, जिसे आप रिच, पुअर, मिडिल क्लास और पुअर के नाम से जानते हैं। अगर कोई वस्तु अधिक महंगी है तो केवल उसको एक धनी व्यक्ति ही खरीद पाएगा। इसकी वजह से उसकी मांग क्या होगी? सीमित। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसको मिडिल क्लास व्यक्ति भी खरीद पाता है तो उसको रिच पर्सन और मिडिल क्लास दोनों ही खरीद पाएंगे। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो डिमांड में वृद्धि हुई, और कुछ वस्तु ऐसी होगी जिसे गरीब व्यक्ति भी खरीद पाता है, यानी कि सभी व्यक्ति उनको खरीद पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जनसंख्या का आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से हमारी बाज़ार में मांग भी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, यदि आय का वितरण असमानता को बढ़ाता है, जैसे कि धनी धनी होता है और निर्धन निर्धन होता है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना होती है। निर्धन व्यक्तियों की आय में कमी होने से वे सामान्य वस्तुओं में से निम्न कोटि की वस्तुओं की ओर खिसक जाते हैं, यानी कि निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो आज हम देखेंगे कि हमारा मांग का नियम। और ये आपका हर बार क्वेश्चन आता है जो आपका 6 नंबर के अंदर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मांग का नियम क्या होता है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। ये हर बार आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि यहाँ पर अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि पीछे हमने जो फैक्टर्स पढ़े उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर, यानी कि वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, अथवा इसके विपरीत, यानी कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और यही हमारा क्या होता है? मांग का नियम होता है। जैसे कि बॉक्स वाली डेफिनेशन आपको देखनी है कि मांग का नियम बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी मात्रा
और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था कि हमारा जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप जो होता है वो ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड होता है, और डिमांड और प्राइस के अंदर जो हमारा होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि विपरीत संबंध, इन्वर्स रिलेशन होता है। अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य सभी निर्धारक तो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है इन द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे दे रखा है कि किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये है तो उसकी डिमांड हमारी है 100 यूनिट। अगर उसकी कीमत घटकर 9 रुपये हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ के 150 हो जाती है, और अगर फिर उसकी कीमत घट के 8 रुपये हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ के 200 रुपये हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी कि मांगी गई मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि विपरीत संबंध है, और इसी को क्या कहा जाता है, मांग का नियम कहा जाता है। आगे ये आपका फिगर में भी दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसका जो स्लोप है वो कहाँ है, डाउनवर्ड है। जैसे कि हमारा पहले प्राइस ये था तो प्राइस घट के हमारा P1 हो जाता है। इसी प्रकार हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या उसे बढ़कर क्या हो जाती है, क्या 1 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ रहता है। तो ये आपका मांग का नियम यहाँ पे कवर होता है। अब कुछ हमारी मांग के नियम की मान्यताएं होती है, यानी कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होते हैं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व सभी क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं स्थिर मान ली जाएगा, यानी कि उपभोक्ता के टेस्ट और प्रेफरेंस भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रेता की आय जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उपभोक्ता के निकट भविष्य में वस्तुओं की उपलब्धता और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं करता। तो ये आपकी कुछ मांग के नियम की मान्यता होती है जो कि आपके मांग के नियम के लिए जरूरी होती है। अब यहाँ पे एक और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। किसी वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है जब उसकी कीमत गिरती है, या फिर इसका आप कह सकते हैं कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, यानी कि ऋणात्मक ढलान से हमारा अभिप्राय है कि उसका स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान से प्रकट होता है कि कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं, इसलिए किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। इसलिए मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान और ऊपर से नीचे झुके होने के कारण मुख्य जो कारण है वो आप आगे बताए गए हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले जो हमारा रहता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी कि उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसको प्रयोग करने की इच्छा आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या रहती है, कम होती रहती है। इसलिए प्रत्येक अगली इकाई को
खरीदने के लिए उपभोक्ता कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमारा मांग वक्र जो होता है, डिमांड कर्व जो होता है, उसका स्लोप ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है आय का प्रभाव। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रेता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय का प्रभाव कहा जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो हमारा उपभोक्ता होता है उसकी वास्तविक आय में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे वास्तविक आय का मतलब होता है रियल इनकम। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले, अगर आपकी इनकम 100 रुपये और आप 10 रुपये वाली कोई चीज़ जो है उसकी 10 यूनिट्स खरीद पाते हैं, अगर उसकी कीमत यहाँ पे गिर के 5 रुपये हो जाती है, मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, आपकी प्राइस जो है वो 10 रुपये है और आपकी इनकम कितनी है 100 रुपये है, तो आप उसकी 10 यूनिट खरीद पाते हैं। अगर उसकी कीमत गिर के आपकी 5 रुपये हो जाती है तो वही आपकी इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकम आपकी यानी कि आय आपकी वही 100 रुपये रहेगी, लेकिन आपकी वास्तविक आय यानी कि पहले आप 10 यूनिट खरीद पाते थे तो अब आप यहाँ पे 20 यूनिट खरीद पाएंगे। इसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है और इसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक आय कहा जाता है, जो कि आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉइंट है इसके अंदर, वो हमें देखना है कि आय का प्रतिस्थापन का प्रभाव। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे कि हमने टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल लिया था कि उसके अंदर हमारी जब चाय की कीमत कम हो गई थी चाय की कीमत जब बढ़ गई थी तो उपभोक्ता कॉफ़ी के ऊपर क्या हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था, यानी कि चाय की जगह कॉफ़ी को प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जबकि कॉफ़ी की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए कॉफ़ी की जो डिमांड है वो चाय की कीमत बढ़ने पर कम हो गई थी। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इसके अंदर उपभोक्ता समूह का आकार, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जो भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही कवर किया था कि जो जनसंख्या का प्रभाव है वो हमारी बाजार मांग के ऊपर पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब कई अधिक क्रेता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे अब उसे खरीदने में सक्षम हो जाते हैं, तदनुसार मांग में वृद्धि होती है। पांचवा रहेगा विभिन्न उपयोग यानी कि डिफरेंट यूजेज। एक वस्तु के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जैसे दूध का प्रयोग दही, पनीर तथा मक्खन बनाने में किया जा सकता है। यदि दूध की कीमत कम होगी तो इसके विभिन्न प्रयोग में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके फलस्वरूप दूध की मांग भी बढ़ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।